रुका था, तब तक रात में किशोर जी का फोन जाता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपसे हमारी मुलाकात क्या हुई थी? उन्होंने कहा था कि गांधी पुस्तक मेला में ये कार्यक्रम में ये पौधे के साथ उपस्थित थे, मैं भी वो नीरज अरोड़ा और ये धीरज का सब थे, तो मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से ये हुआ कि मिला कहा जाए, तो आप मिलन का स्थल सुनेंगे तो वो मिलन का स्थल था गोमती के किनारे नदी के बगल, जो पुरानी वो शहीद पथ के पास नदी है उसकी तलहटी में, जहाँ पर की तमाम मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ पड़ी थी, गोमती गंदी थी, और उसके बीच में हम लोग सबसे पहले वहाँ पर मिले थे। और उसके बाद जब मिलना हुआ तो फिर वो चीज़ आगे बढ़ती गई। जितना मैं नंद किशोर जी के विषय में जान पाया तो जीवन में इतना समर्पित व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं। तमाम पर्यावरण मित्रों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा, इनके लिए जीना, इनके लिए मरना, कौन कौन ताने न सहना, यह सब कुछ इनके में नहीं। अब मैं नहीं जानता था कि इनके अंदर साहित्य की बसता है, लेकिन इसकी शुरुआत तब हुई जब पंडित विजय पंडित जी मेरठ में विजय पंडित जी का एक कार्यक्रम होता है मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल, तो इन्होंने कहा कि आपको वहाँ चलना है, और हम दोनों लोग वहाँ गए। वह स्थान था, वो कालखंड वो समय था जहाँ पर कि हम दोनों मित्र ट्रेन से गए। हम लोग सामान्य दर्जे के हैं तो स्लीपर से यात्रा करके गए, इसलिए हम लोग को पैसे भी बचाने थे, कहीं से मिलना नहीं था। और हमारी 2 दिन पहले पहुँचे थे, मैं 2 दिन बाद गया। और देखिए संजोग, उस कार्यक्रम में नामदेव धुरंधर जी अब आकर के जाने वाले थे और मैं पहुँचने वाला था, और धुरंधर जी से इनकी मैत्री हो चुकी थी, और वहाँ गेट पर मुलाकात होती है और साहित्य का फिर धारा होती है। इन्होंने, इनका परिचय ये समझ लीजिए कि इन्होंने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, मोटरसाइकिल से यात्रा की। अब यात्रा वृत्तांत तो बहुत लिखेंगे लोग, लेकिन मैं पूछता था, महान भाव, आप गर्मियों की छुट्टी में भाभी जी नाराज नहीं होती, आप मोटरसाइकिल से निकल जाते यात्रा में? तो अपने क्या 4th क्लास की पढ़ाई को लेकर ये निकल जाते थे। जाते कहाँ थे? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, ऐसी जगहों जहाँ पर कि खतरा भी था, स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा। कैसे आप ये सब कर लेते हैं? कहीं मैं होटल में खाता नहीं हूँ, मैं ढाबे पर खाता हूँ जहाँ पर खाना ताज़ा मिले। मैं जो रुकता हूँ, जो चीज़ इन्होंने बताया, मैं इनके साथ कई दूसरे देश की भी यात्रा की, कई ऐसी जगहों पर गए जहाँ नदी दिखाई दी। इन्होंने कहा गाड़ी रोकिए, मुझे नदी में जाना है। मैं कहाँ जाएंगे? और पत्थर पर जाके वहाँ पर बेचारे नदी पर तब्दीली दे रहे हैं। तो मैं इतना परिचय तो आपको दे दिया कि वो बाद में बहुत कुछ मिलना चाहिए, सरकार से नहीं मिला, लेकिन अभी जिला गंगा समिति के आप सदस्य हैं और मुखर होकर के जिसके कमेटी के चेयरमैन जिलाधिकारी हैं, जिस कमेटी में जिले के सारे आला अफसर हैं, और मैं शाम को जब मीटिंग करके आते हैं, मैं घर पर मीटिंग करके आता हूँ तो ये मेरी पूछते हैं, मैं इनके पूछता हूँ कि आज किसको लता है, तो ये बताते हैं कि आज इनको लता है, इनको लता। हमने कहा भाई आप तो भाई गजब कर रहे हैं, आप तो जीना खराब कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपका परिचय दे दूँ तो ये हो गया। मैं इनका विषय जो था प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में साहित्यकारों का योगदान। तो आप तो पर्यावरण प्रेमी हैं, जल जंगल जमीन के लिए आप काम करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, और आपके साथ साहित्य भी है। प्रकृति और पर्यावरण में साहित्य किस प्रकार मदद कर देता है? आप बताइए कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में आपका साहित्य कैसे योगदान करता है? तो जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर दल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। तो ये मेरा मूल मंत्र है। और जहाँ आपके प्रश्न का उत्तर है, तो जब हम कोई बात करते हैं और समाज के बीच में जाकर के करते हैं, तो प्रकृति साहित्य चूंकि प्रकृति से ही निकल के आया, संगीत हो चाहे साहित्य हो, ये प्रकृति से ही निकल के आया, चाहे वो गंगा की तरंगे हो। तो अब चूंकि प्रकृति को पहचाना, अगर कौन पहचानता है? आम आदमी की बस की बात नहीं। जो साहित्यकार है वही प्रकृति को पहचानता है, उसके पत्तों में भी वो पायल की घुंघरू समझ जाता है।
नदी के बहाव में नृत्य देखता है, तो कड़कड़ में पड़ता हवा चलती है, उसमें प्रेमिका नजर आती है, तो ये पहचानता कौन है? एक साहित्यकार पहचानता। और क्योंकि प्रकृति साहित्य में भी मैं कह रहा हूँ कि साहित्य और संगीत ये सब प्रकृति से ही निकल गए। जहाँ तक साहित्यकार की बात है, या सहयोग करता है दोनों का, कि जब हम कोई बात रखते हैं तो दो तरीके होते हैं बात रखने की, या तो हम भाषण की विधा में रखें, और या उसको कविता, दोहा, गीत, सोरठा, चौपाई, लोकगीत, तो इसकी विधा में रखें। तो मेरे हिसाब से हम उनको ज़्यादा मोटिवेट कर ले जाते हैं जब हम किसी संगीत विधा में, कविता के भाव में, दोहे के भाव में, या नदी कथा के भाव में, तो हम ज़्यादा, चूँकि वो सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हमारा साहित्य और साहित्यकार प्रकृति के लिए समझौता और अच्छी तरीके से अपनी बात कर सकते हैं। तो आप मेरे मित्र भी हैं और मैं आपको भी जानता हूँ। साहित्य एक बहुत बड़ा समुद्र है, जहाँ गीत है, कविता है, संस्मरण है, जहाँ पर वृत्तांत लिखे जा रहे हैं, कहानियाँ लिखी जा रही हैं। तो आपने भी कहानियाँ लिखी, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे कि आपने, आपका जो उत्तम साहित्य मैंने देखा, आपने नदी कथाएं लिखी, और आपने लगभग बहुत सारी नदियों का आपने कथा लिखी, एक साहित्य है। और अब जो आपने नदियों के विषय में रचना की, नदी कथाएं लिखी, काफ़ी लोकप्रिय भी रही। और नदी कथा लिखने और इसको प्रस्तुति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इसके विषय बताइए। इसलिए कि आप जो साहित्य लिखे, ये साहित्य भी बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लाते थे उसमें से कि अब नदी है, एक नदी की समस्या ऐसी आई कि वह नदी का उद्गम जो है वो पाकिस्तान से था, और हिंदुस्तान की नदियों पर तो बहुत लिख रहे थे, तो उस पर तो कोई किसी ने नहीं ब्लॉक किया। लेकिन मैं बताऊं, एक दिन इन्होंने लिख दिया पाकिस्तान से निकली नदी को, उसी दिन फेसबुक पे रोका, फोन करके कहा कि भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र को लिखा कुछ नहीं हुआ, कावेरी को लिखा कुछ नहीं हुआ। कोई एक नदी थी जिसका उद्गम पाकिस्तान से था, लेकिन वो तो कहीं न कहीं पौराणिक उद्गम भारत के संस्कृति और साहित्य से और हमारे पुराणों से था। उसकी चर्चा की, पता नहीं क्या समझा फेसबुक ने, और उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल नर्वस न होइए, एक नदी ब्लॉक हुई है, आपके पास 101 नदी है, और भारत 101 है, पाकिस्तान 1, इसका अंतर इतना है। तो अब मैं ये कह रहा था कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगा नदी कथा? जब मैं यात्राओं के दौरान में जाता था, खासतौर से यात्राओं का हमारा जो दर्शनीय स्थल हम मान के चल रहे थे, अपनी देश की नदियों को दो तरीके थे, या तो हम गूगल से या किताबों में पढ़ते उसके बारे में लिखते, और या उन नदियों का भौतिक रूप से देखते तो उसको हम लिखते। तो मुझे जो लगा कि अगर हम उन नदियों को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो उनकी पीड़ा को हम और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और जब जिस चीज़ की पीड़ा को आप देखते हो तो उसके बारे में लिखना, उसके बारे में कहना और ही आसान हो जाता है, और पूरी क्या कहते हैं, गारंटीड हो जाता है कि जो हमने लिखा है, जो हम कह रहे हैं, वो सत्य है। मान लिया हम गंगा नदी को कभी देखे ना हो और उसके बारे में हम चर्चा करने बैठ जाए, तो अगर किसी ने चैलेंज कर दिया भाई आप कभी गंगा देखे भी हो, तब हम रह जाते। तो अपने साहित्य को कभी कभी सच साबित करने के, लोगों के अंदर उसके प्रति मजबूती देने के लिए साहित्यकार को काजल की कोठरी हो, चाहे निम्नतम स्तर हो, वहाँ तक उतरना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से साहित्यकार उस चीज़ को, उस बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक रख सकता है। भाई हमारे डॉक्टर मिश्रा जी हैं, अगर साहित्य संगीत में डूबते नहीं, आपके पौराणिक या पूर्वज डूबते नहीं, जो आप चर्चा कर रहे थे कि बच्चा पैदा होते ही गाने लग जाता है, तो वो डूबने का है। तो हम नदियों में जब तक डूबेंगे नहीं, तो नदी के बारे में हम, या तालाबों के बारे में, या झीलों के बारे में हम उस मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सकते। अच्छा, इन
यात्राओं के दौरान लगभग हमने 250 नदियों का सर्वेक्षण करिए या उनका अवलोकन करिए या उनके बारे में जानकारी जो हमने इकट्ठी की, तो ये हुआ कि इसको किस तरीके से हम समाज के सामने रखें। भाई नदी के बारे में चर्चा करना थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। भाई नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ गिरती है, इतना पानी, ये गंदी है, तो बात हमारी 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर नदी की। मैंने कहा कि अब श्री महाभारत कथा, अब श्री रामायण कथा, तुमने कहा ऐसा कुछ साहित्य लिखा जाए कि जिसमें नदियों का के जन्म से लेकर के और उनका सागर में मिलन तक या गंगा नदी में मिलन तक की पूरी कथा को एक कथा का रूप दिया जाए, जिसमें कुछ गति हो, कुछ उत्पत्ति हो, कुछ हमारे, चूँकि हमारे देश की बड़ी परंपरा रही कि हर एक चीज़ का जो जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं किसी ऋषि मुनि तपस्वी भगवान विष्णु या किसी न किसी देवताओं के आशीर्वाद से देवताओं के द्वारा हो। तो उनकी भी छोटी सी कथा, जैसे अपनी गोमती की हो चाहे गंगा की हो, जब उन चीज़ को गंगा को कहते भगवान विष्णु के नाखून से पैदा हो, तो इस चीज़ों को जो हम एक कथा के रूप में कुछ गा करके कुछ बजा के कहते हैं तो समाज में उस नदी के बारे में कुछ अच्छी तरीके से हम रख सकते हैं। तो ये विचार है, तो हमने करीब 101 नदियों का एक संग्रह तैयार किया और सभी नदियों की कथा, और इसमें उन तमाम सारी चीज़ों को कुछ पौराणिक दिया, कुछ वर्तमान परिस्थिति का दिया, और कुछ नदियों के साथ वर्तमान परिस्थिति क्या है उसको भी देने की कोशिश की। उसकी ज्ञागंती को हमने देने का ऐसा कोशिश किया कि हमारे जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे नदियों के बारे में जानकारी लेना चाहिए, उनके कुछ सत्य के तथ्य भी हमने उसमें रखे ताकि उनके भी काम आ सके। तो ये मेरा नदी कथा लिखने के पीछे और कारण था। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो नदी कथा मैं लिख रहा था तो आपसे हमने बड़ी अच्छी बात है कि हमने कहा उसका मुखड़ा, तो उनका मैं लिखता हूँ मुखड़ा उसका, तो आपने जो मुखड़ा लिखा वो बड़ा हिट मुखड़ा रहा, वो मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। उस मुखड़े में भाई राजेश जी का योगदान है, नदी कथा में मुखड़े का कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज जीवन दायनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। तो हर एक नदी कथा में हमारी ये मुखड़ा जरूर है। हाँ, तो इस तरह से मुखड़े के रूप में मैं इनकी कथाओं में घुस गई।